हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी। जैसा कि आपको पता है कि आज से अपनी एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो रही है। आपके लिए ये क्लासें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपके जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, रीट का एग्ज़ाम है या जिसमें भी ऐसे एनसीईआरटी पूछी जाती है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। एक एक शब्द समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। हस्तलिखित नोट्स है, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो कि आपको पता है कक्षा 6 की बुक है, जिसका आपने नाम दे रखा है इतिहास की समय रेखा व स्रोत। पहला पार्ट कौन सा है? इतिहास की समय रेखा व स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा हिस्सा मानव का इतिहास है। जो पृथ्वी है अपनी, उसका जो इतिहास है वो क्या है? एक मानव का छोटा सा एक इतिहास है, जहां अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का इतिहास आरंभ हुआ, जिसमें क्रमशः एक कोशिकीय जीव, O2 ऑक्सीजन, कवक, प्रवाल, जीवाणु, मछली, सारक, अबेचर, जीव, फूल व मधुमक्खियां उत्पन्न हुए। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जो अपनी पृथ्वी है, यानी हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ, इतिहास जब आरंभ हुआ था उसमें एक तो एक कोशिकीय जीव निकले थे, कुछ ऑक्सीजन था, कवक भी थे, प्रवाल भी थे, और जीवाणु और मछली, ये सब चीजें मिलती है। तो ये हूबहू अपनी जो न्यू एनसीईआरटी अभी जो 2025 में लागू होने वाली है, उसमें ये सारी बातें दे रखी है। एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ, हम क्लास की मर्यादा और उसके लेवल को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 12th तक पहुंचते पहुंचते अपना लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। इससे पहले हम 6ठी क्लास की बात करते हैं। ठीक है, वहीं लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व मानव का इतिहास आरंभ हुआ। तो प्रश्न बन गया कि मानव का इतिहास लगभग कितने वर्ष पूर्व चालू हुआ? तो अपने 3 लाख वर्ष पूर्व। उस समय मानव को होमोसेपियस एक प्रजाति थी। मानव ने लेखन कला का विकास 6500 वर्ष पूर्व किया। मानव ने लेखन कला का विकास 6500 वर्ष पूर्व किया था। इसी कारण अतीत के अध्ययन के लिए हमें निम्न शाखाओं पर निर्भर करना पड़ता है। यानी अगर हमें अतीत का अध्ययन करना है तो कुछ शाखाएं होती है अतीत की, तो जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपके लिए। वो कौन कौन सी शाखाएं होती है, देखते हैं। सबसे पहली शाखा है भूविज्ञानी। पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों, मृदा, नदियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भूविज्ञानी शाखा है पृथ्वी की, या जो अपने अध्ययन करने वाली, उसमें क्या होता है? एक तो पृथ्वी का भौतिक स्वरूप हो गया, जिसमें हम मृदा की, नदियों की, झीलों की, या इन सब की जो बातें करते हैं। मृदा का विवरण कैसे किया जाता है, मृदा कितने प्रकार की होती है, नदियां कौन कौन सी है, जिसका अध्ययन है अपने भूविज्ञानी शाखा के अंतर्गत आता है। और दूसरा है अपने जीवाश्म विज्ञानी, जिसमें अपने पशुओं का, मानवों का, पेड़ पौधों का, करोड़ों वर्ष पूर्व के अवशेषों का अध्ययन है कि पेड़ पौधों से कैसे बनते हैं, या पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे हुआ, कैसे शुरुआत में बना। इन सब का अध्ययन है दोस्तों अपने जीवाश्म ईंधन में करते हैं, या जीवाश्मी विज्ञानी में करते हैं। तीसरा कारण है इसका जो स्रोत है अपने मानव विज्ञानी। मानव समाज का, संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन। दोबारा बता देते हैं, मानव समाज का, उसकी क्या कल्चर है, क्या रहन सहन है, क्या खान पान है, या उसका अतीत कैसा था, समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, पहले मनुष्य कैसे रहते थे, मनुष्य का खान पान क्या था, अब वर्तमान में खान पान क्या है। अगर हमने को ये अध्ययन करना है तो हमें कौन सी शाखा पढ़नी पड़ेगी? तो हमें मानव विज्ञानी शाखा का अध्ययन करना पड़ेगा। चौथी शाखा आती है अपने पुरातत्वविद। यह पुरातत्व स्रोतों, मृदभांड, मोहरे, मणकों, भवनों का अध्ययन करता है। यानी जो अपने प्राचीन स्रोत है, किस प्रकार प्राचीन काल से हमें हड़प्पाई सभ्यता से, या हमें ये बात उसके पहले की हो रही है, लेकिन उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, कालीबंगा से, या अपने रोपड़, कोई भी अगर सभ्यता की बात करते हैं, उससे हमने को क्या क्या प्राप्त हुआ, मणके क्या थे, मोहरे क्या थी। इन सब का जो अपने अध्ययन है पूरा तत्वविद में अपने को मिलता है। बात करते हैं अगले, इतिहास में समय गणना। ये एक देखो हूबहू पॉइंट दे रखे हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया इसमें, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इतिहास में समय गणना, तो एक तो है BCE, बिफोर क्राइस्ट, और एक है CE। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब पहले इसका नाम BC था और दूसरा AD था। BC का मतलब ये अभी वर्तमान में BCE हो गया, और इसका CE हो गया AD का। ठीक है, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट और एडिस क्राइस्ट ये था क्या, ईसा
ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद मानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा धार्मिक रूप से लेते हुए इसका नाम चेंज कर दिया, जो कि बिफोर क्राइस्ट हो गया, अलग कुछ हो गया। तो मांगलिक कार्य हेतु हर धर्म के लिए अपने पंचांग का प्रयोग होता है। वहीं सामान्यतः समय की गणना के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्यतः समय की गणना के लिए किस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बता देते हैं कि 1582 में ग्रिगोरियन कैलेंडर माना जाता है। यानी जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो अपने 1582 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1582 में। ग्रिगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगरी तृतीय नहीं त्रयोदश है, यानी 13 पोप ग्रेगरी जो 13 था, उसके द्वारा 1582 सीई में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो 1583 ईस्वी में लागू किया गया, जिसे इसने बीसीई से चल रहे जूलियन कैलेंडर का स्थान लिया। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में किस कैलेंडर का स्थान लिया था? तो अपने जूलियन कैलेंडर का स्थान लिया। किसका? जूलियन कैलेंडर का स्थान लिया था। ठीक है, इस कारण ग्रिगोरियन को न्यू सिस्टम व जूलियन को ओल्ड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिगोरियन को अपने न्यू सिस्टम और जूलियन को अपने ओल्ड सिस्टम कहा जाता है। आगे बात करते हैं अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर कैसे कार्य करता है। एक एक पॉइंट समझा समझा कर बात कर रहे हैं अपने। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर कैसे काम करता है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपने दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं बीसीई और एक बांटते हैं सीई। बीसी का मतलब बीसी और सी का मतलब एडी होता है। ठीक है, सामान्य संवत वर्ष से पूर्व, और एक होता है सामान्य संवत, जो कि अभी वर्तमान चल रहा है, वो है सीई। जबकि सामान्य संवत से पूर्व था, वो था बीसीई, जिसको अपने पहले बोलते थे बीसी, यानी ईसा जन्म से पूर्व और ईसा जन्म के बाद, जबकि वो शब्द हटा दिया गया, अब नया हो गया। ठीक है, इसको देखो इस डायग्राम के माध्यम से कि यानी एक ये होता है बीच में केंद्र बिंदु, जो कि आप जीरो मत बोलो, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म ये कोई नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरिया। बीसी का पूरा नाम है बिफोर कॉमन एरिया, जबकि सी का नाम है कॉमन एरिया। ये तो वर्तमान है, जैसे 100, 500, 1000, 2000, जैसे अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो ये तो हो गया अपना सी वाला। और अगर इससे पूर्व की बात करते हैं, तो जीरो से पूर्व इधर बात करते हैं, तो अपने 100 माइनस 500, ये 1000, यानी 500 परस्पर है। जैसे मान लो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ या महावीर स्वामी का हुआ, कोई भी अगर बात करते हैं हम सपने सभ्यता की कोई भी बात करते हैं, तो वह आता है अपने माइनस के अंदर आता है, यानी बीसीई। ठीक है, तो इन कैलेंडर में जीरो वर्ष नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? जीरो वर्ष नहीं होता है, बल्कि एक के बाद सीधा एक आता है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ से 100 में से 100% प्रश्न बनने के चांस होते हैं, और परीक्षाओं में नेट जेआरएफ में या अपने फर्स्ट ग्रेड एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है सच है कि बात होनी चाहिए, अर्थात बीसी एक सीई, और जैसे 2 बीसी व 2 सी के मध्य अंतराल कितना होगा? तो आपको पता है 4 वर्ष का अंतराल है। कितना है? 4 वर्ष का अंतराल हो जाएगा। नहीं, 2 + 2 -1 करना है। कैसे करना है? क्योंकि जो बीच वाला माइनस है, जीरो है ना, वहां पे नहीं है। अब ऐसे 2 + 2 4 करोगे, लेकिन मध्य अंतराल है वो अपने 3 वर्ष का आएगा। कितना आएगा? 3 वर्ष का आएगा। इस कैलेंडर में हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें क्या होता है? हर चौथा वर्ष आता है, उसमें लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष किस प्रकार होता है वो आपने जियोग्राफी में पढ़ रहा होगा। जैसे इसमें क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये फरवरी में 28 की जगह 29 को हो जाती है। कैसे होता है? तो लीप वर्ष का मतलब है 400 से विभाजित होना। वह वर्ष जो अपने 400 से विभाजित होता है वह लीप वर्ष होता है, या लीप शताब्दी होती है। ठीक है, जैसे अपना अभी 2025 चल रहा है, अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो इसमें नहीं जाता है, बल्कि अगर अपने को 28 में भाग देते हैं तो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लीप वर्ष होता है। तो इतिहास के स्रोत ये भी बता देता हूँ थोड़ा, अगर आ गया बिंदु, तो क्या होता है कि जब पृथ्वी अपनी तो घूर्णन करती करती है, सूर्य के बाहर चक्कर लगाती है, या पृथ्वी के बाहर ये घूर्णन परिक्रमण आपने जियोग्राफी में पढ़ रखा होगा, या नहीं पढ़ा तो मेरे यूट्यूब पे क्लास लगाई हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 365 दिन प्लस 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे हर साल के क्या करते हैं, वो 6 घंटे जुड़ते हैं। इसी प्रकार वो क्या करते हैं, 4 सालों में वह 6 × 4 = 24 घंटे हो जाते हैं। उसी प्रकार वो 4 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं अगला बिंदु, इतिहास के स्रोत। क्या है इतिहास के स्रोत? तो बिना साक्ष्यों व स्रोतों के इतिहास में किसी तथ्य को स्थान नहीं दिया जाता। कोई भी साक्ष्य है, कोई भी स्रोत है, जैसे अपने
हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, उसका क्या है, साक्ष्य होना जरूरी है, अर्थात स्रोत होना बहुत जरूरी है। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का अध्ययन कर एक निर्णय की भूमिका रखते हैं और इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। क्या करता है? इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। इतिहासकार इतिहास लेखन में निम्न की सहायता लेते हैं। तो किस किस की सहायता लेते हैं, जिसे नीचे लिखा हुआ है देखिए। तो सबसे पहले तो किसकी सहायता लेता है? एक तो पुरालेख शास्त्री। पुरालेख शास्त्री कौन होता है? जो प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करता है। अभिलेख पता ही आपको, प्राचीन जो चीजों में लिखे हुए थे, जैसे आपने पत्थर पर लिख दिया, शिला पर लिख दिया तो वो शिलालेख हो गया, गुहा पर यानी गुफा पर लिख दिया तो गुहा लेख हो गया, या भीति लेख हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, वो अभिलेखों का जो अध्ययन करने वाला होता है वो होता है पुरालेख शास्त्री। एक होता है पुरातत्व विज्ञानी, जो अपने अभिलेखों की खोज करता है, अर्थात मानव विज्ञानी तो विज्ञान का सहारा लेते हैं। उसमें तीन प्रकार से, एक तो समय गणना, एक जलवायु अध्ययन और एक आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। और एक बिंदु इसमें यह भी मिलता है, साहित्यिक व भाषाविद। तो ये प्रमुख रूप से 5 प्रकार के होते हैं जो इतिहास लेखन में अपने को सहायता प्रदान करते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको 5 बिंदु होते हैं, वो आपको ध्यान रखने बहुत बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं अपने, मानव इतिहास का प्रारंभ। किस प्रकार से मानव इतिहास का प्रारंभ हुआ? तो हाँ दोस्तों, ये भी बता देता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट प्रतिदिन अपनी एक क्लास आती रहेगी और इसी प्रकार से आपकी एनसीईआरटी बहुत तैयार हो जाएगी। तो इतिहास के स्रोत की बात करते हैं तो मानव इतिहास में 3 लाख वर्ष पूर्व होमो सैपियंस, जो कि आधुनिक विकसित मानव है। क्या बात है कि मानव इतिहास का जो 3 लाख वर्ष पूर्व होमो सैपियंस नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा क्या है, मानव विकसित प्रारंभ हुआ। और मानव के विकास की यात्रा में एक सबसे पहले योगदान होता है अपने ऑस्ट्रोपथेकस। किसका नाम आता है? ऑस्ट्रोपथेकस। इस एक देखो सारणी है आधुनिकता की ओर जाते हुए, ये ऊपर से आधुनिकता की ओर जाते हुए ये सारणी दर्शाई, जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रोपेथेक्स, होमो हैबियंस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सैपियंस। सबसे पहले किस मानव का बात करते हैं अपने? तो सबसे पहले हमने होमो सैपियंस यानी 3 लाख वर्ष पूर्व, उसके बाद ये आया, उसके बाद अभी जो वर्तमान में बात करते हैं आदि मानव की विशेषताएं। आदि मानव की विशेषताओं में बात करते हैं तो ये समूह में रहते थे। आदि मानव क्या रहते थे? समूह में रहते थे। इस प्रश्न ऐसा भी पूछ लेते हैं कि आदि मानव की विशेषताओं से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ से प्रश्न ऐसा बनता है और बनने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है रीट के एग्जाम, मेंस के एग्जाम में या सेकेंड ग्रेड के एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम सीधे सीधे फैक्ट अपने एनसीईआरटी से उठाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी सिलेक्शन में 70% योगदान कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आदि मानव की विशेषता ये थे, एक तो समूह में रहते हैं और आखेटन वे खाद्यान्न, आखेटन यानी शिकार करना, वे खाद्यान्न, फल, झाड़ियां संग्रहण इनका प्रमुख कार्य था। क्या था? संग्रहण करना प्रमुख कार्य था। मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे, यानी अगर आदि मानव उस समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद भी जीवन में विश्वास रखते और अस्थायी आवास थे। किसी प्रकार का उनके स्थायी आवास नहीं था, यानी वे कभी किसी जगह रहते, कभी किसी जगह रहते, घूमते रहते थे। कभी गुफाओं में रहते, कभी शिविरों में रहते, कभी पेड़ों के नीचे रहते, कभी कहीं पर रहते थे। अर्थात कुल मिला के बात ये होती कि उनका कोई स्थायी आवास नहीं था, घर नहीं था, बल्कि वो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर पत्थर के उपकरण का वे कालांतर में धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले पत्थर के उपकरण बनाए, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, या मान लो कोई और कुछ जलाने संबंधित या कुछ बनाने संबंधित पत्थरों के उपकरण बनाते। उपकरण यानी आप वो हथियार मान सकते हो, आप कोई भी प्रकार का यंत्र मान सकते हो। उपकरण सबसे पहले आदि मानवों ने पत्थर के उपकरण बनाए और उसके बाद दोस्तों धातु का उपयोग किया। तो ये भी आपको पता है कि सर्वप्रथम अपने धातु ताम्र धातु का प्रयोग किया था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम, या अपने ही मान लो अभी आदि मानव की संतान मानते हैं, तो हमने सबसे पहले ताम्र धातु का प्रयोग किया, यानी तांबे का प्रयोग किया था। और आरंभ में कच्चा मांस खाते थे। आदि मानव प्रारंभ में क्या करते थे? कच्चा मांस खाते, और बाद के कालों में अग्नि का आविष्कार हुआ। तो इसका कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि मानव क्या करता, भूख को मिटाने के लिए सबसे पहले कच्चा मांस खाता, और कच्चे मांस को थोड़ा बहुत क्या होने लगा, रोग होने लगा या उनको थोड़ा अजीब लगने लगा। उसके बाद मानव ने क्या किया, पत्थरों के सहारे जब पत्थर को पत्थर से टकराया तो क्या हुआ कि अग्नि निकलने लगी, अग्नि का आविष्कार हुआ। तो अग्नि का आविष्कार होने के बाद क्या करते हैं,
अग्नि का आविष्कार होने के बाद मानव ने सोचा क्यों ना इस भोजन को हम पका कर खाएंगे तो हमारी स्वस्थ रहेंगे या अच्छा अच्छा स्वभाव मिलेगा। उस प्रकार से मानव ने क्या किया, उस जानवरों को सीधे एक लकड़ी लेते उसके ऊपर टंगा कर क्या करते उसको आग से सेकते और फिर उनको मजा आने लगा और उनको भोजन अच्छा लगने लगा। इस प्रकार से उन्होंने आग का आविष्कार किया और ये आग भोजन पकाकर खाने लगे। और एक बात और बता देता हूँ कि भोजन पकाने के बाद आपको भी पता है कि आग के आविष्कार के बाद में अपने पहिए का आविष्कार होता है। पवी का आविष्कार होने के बाद क्या होता है कि वो मानव सोचते हैं कि सबसे पहले पहिए का आविष्कार उन्होंने भार को ढोने के लिए किया था। किसके लिए किया था? भार को ढोने के लिए। दोस्तों एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनना, ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी में हैं और आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अपने पहली उपज। क्या है पहली उपज? तो सीधा सा ये पॉइंट दे रखा है कक्षा 6 की एनसीईआरटी में, आप पढ़ सकते हैं और बाकी आपको ये नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा पीडीएफ में। टेलीग्राम चैनल अपना लिंक दे रखा है इसमें। पहली उपज में बात करते हैं तो आरंभ में 1 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष तक हिमयुग रहा। कैसा युग रहा? हिमयुग का मतलब है कि जब 1 लाख वर्ष से पूर्व 12,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि हिमयुग यानी बर्फ से ढका हुआ था। ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण जो जीवन है वो बर्फ से ढका हुआ था, ठीक है, जिसमें पूर्ण पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई थी। इस कारण कृषि संभव नहीं थी। क्या संभव नहीं थी? कृषि संभव नहीं थी। और कृषि संभव नहीं है तो मानव क्या है, धान का प्रयोग नहीं करेगा और धान का प्रयोग नहीं करेगा तो उसको भूख लगेगी और भूख लगने के लिए, भूख मिटाने के लिए भोजन कुछ ना कुछ ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए मानव क्या करता था? तो मानव करता था जंगलों में से शिकार कर करके जानवरों का खाद्यान्न करना या खाना उनको। फिर पृथ्वी पर कई हिमयुग आए, जैसे हुरोनियन काल। हुरोनियन काल भी एक हिमयुग था। फिर क्रायोजेनियन, फिर एंडियन सहारा, चौथा पैलियोजेनिक और पांचवा क्वार्टरनी काल। ये अंतिम हिमयुग था। प्रश्न देखो कितना अच्छा तैयार हो रहा है कि पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग कब आया था या कौन सा था? तो क्वार्टरनी काल। क्वार्टरनी काल अंतिम हिमयुग माना जाता है। हिमयुग के समाप्त हो जाने के बाद मानव जीवन में कई परिवर्तन आए। मानव जीवन में कई परिवर्तन आए। परिवर्तन क्या क्या आए? तो मानव ने एक तो कृषि कार्य में पशुपालन प्रारंभ किया। मानव ने क्या किया? कृषि कार्य में पशुपालन प्रारंभ किया और मानव का स्थायी जीवन शुरू घर बनाए हुए मर्द बांड बनाया। अब आपको पता है जैसे कृषि करना शुरू हो गए तो कृषि करने के साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने पशुपालन जैसे गायों को, बकरी को या मान लो और जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया, जिससे उनको क्या उत्पादन यानी चीजें प्राप्त होने लगी और वो क्या हुए, घर बनाने लगे, मर्द बांड, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और मानव नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। नदियों के किनारे क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि एक तो उनको जल से सुलभ प्राप्त हो जाता और एक उनकी जैसे मान लो अगर कृषि करते हैं तो कृषि में जल की आवश्यकता होती है, तो जल के लिए वो सीधा नदी के सारे उपज उनकी अच्छी होती थी। और एक क्या है, मछली पकड़ने की या खाना खाने के लिए भी उनको मछली की आवश्यकता होती है, जिस कारण से वो मानव क्या करते थे, किसके सहारे रहना पसंद करते हैं? नदियों के सहारे। ये क्या है, एक दो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से मानव की कौन सी विशेषता नहीं है या है? ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो नदियों के किनारे क्यों रहना पसंद करते थे? एक तो उनको उपजाऊ भूमि मिलती और एक उनको पेयजल मिलता और एक उनको यातायात की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती, क्योंकि पेयजल यानी पीने के जल के लिए और उपजाऊ भूमि, क्योंकि आपको भी पता है कि नदी के सहारे रहना एक प्रकार से एडवांटेज ये होता है कि उनको हर प्रकार से सुविधा उपलब्ध होती है और उनको थोड़ी कठिनाई नहीं सहन करनी पड़ती है। ठीक है, ये अपना पहली उपज की बात हुई। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने पहली उपज को थोड़ा डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं। मानव ने सबसे पहले कृषि कार्य में पशुपालन प्रारंभ किया। मानव ने क्या किया? सबसे पहले कृषि कार्य में पशुपालन प्रारंभ किया और मानव का स्थायी जीवन आरंभ हुआ। घर बनाए, मर्द बांड बनाए। उसके बाद मानव ने नदियों के सहारे रहना आरंभ करता है। देखो कैसे याद करना है। मानव ने कृषि कार्य शुरू किया, पशुपालन प्रारंभ किया, उसके बाद देखो एरो जा रहा है सीधा, मानव का स्थायी जीवन आरंभ हुआ, जिससे क्या हुआ, घर बनाए उन्होंने, मर्द बांड बनाए और ये बनाने के साथ में क्या हुआ, मानव नदियों के किनारे रहना पसंद करता है, क्योंकि घर बन गया और अब घर बनाए तो कहाँ बनाए, तो नदियों के पास बनाए और मानव ने नदियों के सारे घर तो बना लिया, उपजाऊ भूमि भी प्राप्त हो गई और भूमि, पेयजल, यातायात प्राप्त हुआ। इस प्रकार मानव बस्तियां पल्ली बसने लगी। इस प्रकार से बस्तियां बसने लगी। पल्ली बस्तियों को क्या कहते हैं? उस समय पल्ली कहते थे। और समुदायों का विकास हुआ। समुदाय का विकास कैसे हुआ? क्योंकि मानव ने एक तो
पहले कृषि कार्य प्रारंभ किया, पशुपालन प्रारंभ किया, घर बनाए, मर्द-भांड बनाए। उसके बाद मानव क्या करता है, नदियों के किनारे रहना पसंद करता है, उपजाऊ भूमि मिल जाती है। इस प्रकार से मानव की क्या एक बस्ती बन जाती है नदियों के सारे, जो कि अपने को पता है कि जो भी अपने को सभ्यता मिलती है वो लगभग नदियों के किनारे, जैसे चाहे मिस्र की सभ्यता है, जैसे सिंधु सभ्यता है, या और की कोई मर्द-भांड है, कोई भी सभ्यता अपने को मिलती है वो सब नदियों के किनारे मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मानव सबसे पहले वहीं रहना पसंद करता था। फिर संपूर्ण भूमि समुदाय की थी। जो बस्तियां बनी थी वो संपूर्ण भूमि समुदाय की थी। उस पर सभी मिलकर कार्य करते। ऐसा नहीं है कि सारी भूमि मेरी है या किसी और की है, इस पर किसी का हक नहीं है, ऐसा नहीं था। संपूर्ण भूमि समुदाय की थी और उस प्रकार से सभी मिलकर कार्य करते थे और निजी भूमि की अवधारणा नहीं थी। ये बात पॉइंट याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछते हैं। आदि मानव या प्रारंभिक काल में मानव की निजी भूमि की अवधारणा बिल्कुल नहीं थी, जबकि उनको समुदाय की भावना थी, यानी साथ मिलकर कार्य करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। चाहे किसी समाज का हो, कोई प्रकार का समाज तो था ही नहीं उस समय। एक प्रकार से क्या हुआ था, एक जो सो भी समाज यानी समुदाय बना था उसमें साथ मिलकर कार्य करते और भाईचारे की भावना होती थी। कैसी भावना? भाईचारे की भावना होती थी। उसके बाद में क्या पॉइंट है कि उत्पादन बढ़ा और परिवहन गांवों के मध्य संपर्क बढ़े। अब जैसे समुदाय में रहने शुरू कर दिया, अच्छा व्यापार हो गया, अच्छा कार्य शुरू हो गया, तो वे क्या करने लगे, परिवहन करने लगे। और परिवहन मैंने आपको बताया परिवहन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नजदीक इलाका है तो उस समय तो क्या करते हैं, साथ में ला देते हैं। लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार से क्या करते हैं, वो सामान को इधर से उधर ले जाने या गांवों के मध्य संपर्क बढ़े। जैसे एक नदी के किनारे ये गांव है तो दूसरा गांव अगर उधर है तो उससे क्या आपस में संपर्क करने लगे कि उसकी उपज क्या है, उसका उपज क्या है, गांवों का आकार बढ़ने लगा, सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यताओं का विकास हुआ। तो आपको पूछ ले सभ्यताओं का विकास किस प्रकार होता है, तो आप ये डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। आशा करता हूं आपके लिए जो ये पहला पार्ट था अपने इतिहास के प्रमुख स्रोत या समय रेखा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट के माध्यम से आप इस क्लास में दे सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। बाकी आपके लिए नेक्स्ट क्लास और आ जाएगी और इस क्लास को आप ज़रूर देखना।